हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को स्टडी किया था इन दी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, कि जब हमारे पास टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट होगा, दैट इज़ जब हमारे पास 4 लिगेंड्स होंगे मेटल एटम के अराउंड, तो किस तरह से हमारे पास जो डी जनरेसी होती है हमारे पास डी ऑर्बिटल्स की, वो स्प्लिट अप हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हमारे पास बिल्कुल फ्री मेटल आयन होता है हमारे पास, तो पांचों जो हमारे डी ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो इक्वल रहती है। और जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करना चाहोगे तो इक्वल ईज रहेगी, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर जा सकता है, क्योंकि पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स जो है उनकी एनर्जी सेम होती है। और जब एनर्जी सेम रहती है तो हम उसको डी जनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज योर, ये जो आपके पास पांचों जो डी ऑर्बिटल्स रहते हैं आपके पास, जिनकी एनर्जी सेम होती है, जिनको हम आपके डी जनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। जब मैंने आपको कहा था कि उसके बाद मैंने आपको कहा था कि जब आपके पास लीगेंड्स मेटल को अप्रोच करते हैं, ठीक है, अगर लीगेंड्स आपके पास इक्वल डिस्टेंसी से मेटल को अप्रोच करते हैं हमारे पास, तो हमारे पास जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड रहती है, जिसके अंदर हमारे पास जो है मेटल की जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी तो बढ़ जाती है, लेकिन पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो फिर भी डी जनरेट ही रहेगी, क्योंकि मेटल्स जो है वो इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कहा था उसके बाद की जो शेप्स होती हैं डी ऑर्बिटल्स की वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन शेप्स हमारे पास जो लीगेंड्स होते हैं ना, वो आपके पास उनको अलग अलग जो है इंट्रैक्शन मिलती है मेटल के डी ऑर्बिटल्स के थ्रू। तो टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि कोई भी ऐसा लीगेंड नहीं होता है, कोई भी हमारे पास ऐसा लीगेंड नहीं होता है जिसको मेटल के जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं वो डायरेक्टली रिपेल करते हैं। ठीक है, तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि हमारे पास जो मेटल के पांचों डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें से हमारा कोई भी ऐसा ऑर्बिटल नहीं है जो डायरेक्टली लीगेंड के पाथ की ओर जो है वो अपनी लोब्स जो है वो उसको लेके बैठा हुआ है। ठीक है, तो जब आपके पास कोई भी हमारा मेटल का डी ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्टली लीगेंड की डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करता, तो इसकी वजह से आपके पास रिपल्शन जो है वहाँ पे उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, जितनी हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, फर्दर मैंने आपको कहा, लास्ट लेक्चर में कहा था कि हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, तो इसकी वजह से जो आपके पास गैरा टर्म होती है, दैट इज़ जी, जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेट्राहेड्रल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लीगेंड फील्ड, ये जो हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं दो एनर्जी लेवल्स के अंदर। वहाँ पे हमारे पास जो आपके सेट बन के आते हैं, वन इज़ कॉल्ड एज ई सेट, और दूसरा जो होता है हमारा T2 सेट बन के आता है। जो ई सेट होता है हमारे पास, उसकी एनर्जी जो आपके पास कम होती है, क्योंकि लोब्स जो होती है ना हमारे पास, जो मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एक्सिस अलोंग, जिनकी जो लोब्स होती है वो अलोंग दी एक्सिस लाई करती हैं, वो हमारे पास लीगेंड से काफ़ी दूर होती है, जिसकी वजह से रिपल्शन जो है बहुत कम देखने को मिलेगी, और उनकी एनर्जी जो है वो आपके पास कम हो जाएगी। ठीक है, और वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज़ योर T2 सेट के अंदर, दैट इज़ DXY, DYZ और DZX, इनकी जो लोब्स होती हैं वो हमारे पास इन बिटवीन दी एक्सिस होती हैं, और लीगेंड भी हमारे इन बिटवीन दी एक्सिस ही होते हैं। ठीक है, आल्दो हमारे लीगेंड्स जो है वो डायरेक्टली इन इन ऑर्बिटल्स की ओर पॉइंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से आपके पास ये नज़दीक होते हैं, और जिसकी वजह से आपके पास जो है वहाँ पे हमें रिपल्शन देखने को मिलेगी, और ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं आपके पास, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आपके पास बैरी सेंटर जो रूल होता है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी एवरेज एनर्जी रहेगी वो आपके पास सेम रहती है। ठीक है, तो ई सेट में हमारे पास एनर्जी कम होती है बाई एन अमाउंट 6 TQ, तो एट द सेम टाइम हमारे पास जो आपका T2 सेट होता है उसमें एनर्जी बढ़ जाती है बाई एन अमाउंट 4 DQ। ठीक है, तो आज इस लेक्चर के अंदर हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तो CFSC मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। ठीक है, तो अगर आपने उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उस लेक्चर का जो है आपके पास लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाके CFSC हमारे पास क्या होती है उसके बारे में अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, सो हम CFSC निकालेंगे इन दी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो अगेन सेम वही फार्मूला रहेगा हमारे पास यहाँ पे, और जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का, दैट इज़ योर CFSC इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो मैंने आपको लास्ट टाइम पे एक बात बताई थी, अगर आपको ध्यान में हो सभी को, कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं हमारे पास, दे विल बी ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, दे आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। मतलब यहाँ पे हमारे लीगेंड्स कैसे होंगे, लीगेंड्स जो है हमारे पास यहाँ पे वीक फील्ड लीगेंड्स होंगे। ठीक है, लीगेंड विल बी और वीक फील्ड लीगेंड्स। ठीक है, ठीक है, लीगेंड्स विल बी और वीक फील्ड लीगेंड्स, और कॉम्प्लेक्सेस विल बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस।
तो अभी तक कोई ऐसा टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स नहीं बना है, मतलब अभी तक ऐसा कोई भी टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स जो है वो स्टडी नहीं किया गया है विच इज़ लो स्पिन इन नेचर। ठीक है, तो अभी तक कोई भी ऐसा कम्प्लेक्स नहीं है विच इज़ लो स्पिन इन नेचर विच इज़ टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये कुछ एक टर्म्स हैं आपके पास जिनको आपने ध्यान में रखना है। तो लेट अस फाइंड आउट दिस CFSE वैल्यू। तो जैसे मैंने आपको कहा था, हमारे पास मेटल के 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, दीज आर योर 5 डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, देखो यहीं से मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल का भी एक बार बता देता हूँ और टेट्राहेड्रल का भी बता देता हूँ। तो ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में आप सभी को पता है 2 सेट बन के आएंगे, वन इज़ दिस वन एंड अदर। चलो मैं यहाँ जैसे बनाता हूँ इसको, तो देखो यहाँ पे आपका दिस इज़ योर EG सेट। ठीक है, एंड दिस इज़ योर T2G सेट। तो ये है मेरे पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर। ठीक है, जब ऑक्टाहेड्रल मेरे पास एनवायरनमेंट होगा तो आपके पास इस तरह से स्प्लिटिंग होगी, और जब मेरे पास टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट होगा तो मैंने आपको क्या कहा था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होगी। ठीक है, तो मैं ये चीज़ यहाँ पे कम बनाता हूँ ताकि आपको ईजिली और ज़्यादा क्लियर हो जाए। दिस इज़ योर E सेट और ये है आपके पास T2 सेट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ऑक्टाहेड्रल की वो कितनी ज़्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ दिस टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इसीलिए कम्प्लेक्सेस जो होंगे वो आपके पास वीक जो है कम्प्लेक्सेस जो रहेंगे दे विल बी हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस, चाहे फिर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों ना जाए। ठीक है, लिगेंड फिर चाहे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों ना जाए, हमारे पास कम्प्लेक्सेस आपके हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस ही रहेंगे। तो आपने ध्यान में रखना, टेट्राहेड्रल अगर एनवायरनमेंट होगा आप तो पेयरिंग नहीं करोगे। ठीक है, टेट्राहेड्रल में आपने पेयरिंग नहीं करनी है। स्क्वायर पिलर कम्प्लेक्सेस होंगे वो अलग मैटर है हमारे पास। ठीक है, वहाँ पे आप पेयरिंग कर दोगे, लेकिन यहाँ पे टेट्राहेड्रल में आपने पेयरिंग नहीं करनी है। तो अगर आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर आपने ध्यान से की हो तो अगर आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो हमारे टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस थे उनके अंदर हमने पेयरिंग नहीं की थी। ठीक है, स्क्वायर पिलर कम्प्लेक्सेस के अंदर हमारे पास पेयरिंग आपको देखने को मिलेगी, लेकिन टेट्राहेड्रल में आपके पास पेयरिंग नहीं रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ तो हमारे पास निकल टेट्राक्लोराइड होता है, जिसमें आपके पास निकल 2 होता है, और क्लोराइड हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड होता है वहाँ पे। ठीक है, तो वो पेयरिंग नहीं करेगा। ठीक है, क्लोराइड पेयरिंग नहीं करता है हमारे पास, तो टेट्राहेड्रल हमारे पास जो है वो वहाँ पे ज्योमेट्री बन के आती है। लेकिन आप निकल टेट्रासाइनाइड लेते हो हमारे पास निकल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, तो साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, वो पेयरिंग कर देता है और हमारे पास कम्प्लेक्सेस जो है वो आपके स्क्वायर प्लेनर बन के आएंगे। ठीक है, दे आर नॉट टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में हमारे पास क्या है, पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो आपका यूजली लिगेंड हमारा वीक फील्ड लिगेंड ही रहेगा। ठीक है, तो चलो वन बाय वन एग्जांपल से हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहला मेरा जो एग्जांपल रहेगा टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर, दैट इज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया था D1 सिस्टम। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी आएगी सिस्टम की, CFSE जो वैल्यू आएगी, तो मैंने आपको कहा था अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो ये आपका बेरी सेंटर आ गया, दिस इज़ योर बेरी सेंटर। बेरी सेंटर से नीचे जब आपके पास एनर्जी कम हो रही है दैट इज़ बाई एन अमाउंट 6 dq, और बढ़ कितने से रही है, बाई एन अमाउंट 4 dq। तो अगर D1 सिस्टम होगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो E सेट के अंदर आएगा, तो D1 मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो चलो मैं आपके लिए बना ही देता हूँ यहाँ पे, दीज आर 2, दीज आर योर 3, यही होगा E एंड T2, एक इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा। ठीक है, तो CFSE कितनी हो जाएगी यहाँ पे इसकी, -6 dq। ठीक है, क्योंकि E सेट में आपके पास एनर्जी कम होगी ना, कितनी कम हो रही है, -6 से, और बढ़ कितने से रही है ऊपर, बाई +4। तो सिमिलरली दूसरा लेते हैं D3 सिस्टम। ठीक है, D2 होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एनर्जी कितनी हो जाएगी, -12 हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब 3 हो जाएंगे हमारे पास, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 3, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, T2 में जाएगा। तो CFSE वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ठीक है, -6 इंटू E में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2, प्लस T2 में कितना हुआ, एक ही है। ठीक है, अब पेयरिंग एनर्जी तो यहाँ पे कोई आने वाली नहीं है क्योंकि वीक फील्ड हमारे पास लिगेंड्स हैं यहाँ पे और हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस बनेंगे। सो दिस विल बी योर -12 + 4, सो दिस इज़ योर -8 dq। ठीक है,
अब थर्ड सिस्टम लेते हैं हम, दैट इज़ योर D5। अगर मैं D5 सिस्टम लूँगा तो D5 में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। पेयर नहीं करना है, ध्यान में रखना। तो CFSE कितनी आ जाएगी आपके पास, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ई सेट के अंदर, -6 × 2 प्लस 3 किस में है, T2 सेट में। तो T2 सेट में एनर्जी बढ़ती है बाई एन अमाउंट 4dq। ठीक है, तो जब पांचों में इलेक्ट्रॉन्स भर दिए जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे -12 + 12 दैट इज इक्वल टू 0dq। बेरी सेंटर के ऊपर जो आपके पास एवरेज एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, चौथा ले लेते हैं D7 सिस्टम। तो D7 सिस्टम में आपकी CFSE कितनी आ जाएगी, निकाल लो ज़रा। D7 में क्या होगा आपके पास, देखो D7 में हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जो मैंने लाइन लगाई ये ऑर्बिटल्स के लिए ही हैं, गोले गोले इस तरह से, लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्ट ईजिली दिखने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से बना दिया है। तो 5 हो गए, 6 एंड 7। तो दिस इज़ E, दिस इज़ T2। तो E में एनर्जी -6 से कम होगी, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है। ठीक है, प्लस T2 में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, एनर्जी बढ़ेगी 4 से। तो दिस इज़ इक्वल टू -24 + 12 विच इज़ इक्वल टू -12dq। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप सभी जो भी आपके सिस्टम्स रहेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, आप उन सभी की जो एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, आप मुझे D8 कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, इन दी टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट, उसकी जो है आपके पास जो CFSE वैल्यू आएगी उसको कैलकुलेट करो, और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कितनी वैल्यू आएगी अलॉन्ग विद योर यूनिवर्सिटी रोल नंबर्स। ठीक है, आपने कमेंट करने हैं और वहाँ पे मैं देखूँगा कि आप ठीक लिखते हैं या गलत लिखते हैं। ठीक है, तो अच्छे से कैलकुलेट करो और इसका सही आंसर लिखो वहाँ पे। ठीक है, सो फिलहाल के लिए दिस इज़ सफिशिएंट फॉर दिस लेक्चर। ठीक है, जहाँ पे हमने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन जो हमारी वैल्यू रहेगी फॉर दी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस किस तरह से हम निकालेंगे उसके बारे में हमने स्टडी किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।